रात के 2 बज रहे थे और मैं घर के दरवाजे के बाहर बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में अपने पति का चेहरा। मेरा पति इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन मेरा बहुत ख्याल रखता था। मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, उसकी हर बात मान लेती। लेकिन जब से मैं उसकी हर बात मान रही थी, तब से मेरे साथ कुछ मसले बन रहे थे, जो कि अब काफ़ी अजीब होते जा रहे थे। मैं फिर भी अपने दिल में कोई बुरी बात आने नहीं देना चाहती थी, लेकिन एक दिन यूं ही सोचा कि जो बात मैं रोज़ मानती हूँ, क्यों ना आज इससे इनकार कर दूँ और देखूँ तो क्या होता है। मैंने उस रात ऐसा ही किया, क्योंकि जैसे ही मैंने अपने पति की बात मानने से इनकार किया, मेरे सामने एक ऐसा मंजर था जिसे देखने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन वे सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा था। मेरा नाम लाइबा है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा रंग इतना साफ नहीं था, लेकिन मेरा नक्श, मेरा वजूद बहुत खूबसूरत था। सब कहते थे कि इसके अंदर एक कशिश है, उसको देखते ही दिल इसकी तरफ लग जाता है। मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं थे। मुझे सौतेली माँ पापा ने पाला, जिनको मैं सड़क से मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह ही पाला था। वे मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर वे लोग भी गरीब थे, क्योंकि कूड़ा उठाने का काम करते थे। उन्होंने जब मेरी शादी करने के बारे में सोचा, तो मुझे पता था कि मेरे लिए रिश्ता भी किसी ऐसे ही इंसान का आएगा। मेरे लिए जिस लड़के का रिश्ता आया, वे किसी होटल पर काम करता था और वहाँ पर वेटर था। लेकिन ये काम कूड़ा उठाने से तो अच्छा काम था। उसके पास एक कमरे वाला घर था। मेरे माँ बाप ने रिश्ते को बहुत ही अच्छा समझा। मेरे से पूछा तो मुझे कोई मसला नहीं था, क्योंकि लड़का देखने में अच्छा था, मेरी उम्र का था। मुझे अच्छा लगा और मैंने भी हाँ बोल दिया। हम दोनों की शादी हो गई। शादी की पहली रात ही मुझे समीर ने बताया वह बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहता है। वह चाहता है कि वे एक दिन अपना होटल बनाए। उसने कहा कि तुम्हें पता है, मेरा बाप भी बड़ा गरीब था। वे तो गांव के घरों के आगे से कूड़ा उठाया करता था, और जब मेरी माँ उसकी ज़िंदगी में आई तो उसके हालात बदलने लगे। उसने छोटा सा घर भी बना लिया। ये घर बहुत छोटा था, उसको घर तो नहीं कहना चाहिए, पर कम से कम उसका किराया नहीं देना पड़ता था, और उसका थोड़ा बहुत कारोबार भी चलने लगा। फिर जब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई तो फिर से गरीब हो गए। कहते हैं कि औरत के नसीब से ही आदमी का नसीब होता है। अब तुम मेरे नसीब में आ गई हो, तो मुझे उम्मीद है कि हम अमीर हो जाएंगे। मैं हंस रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह से अचानक कोई अमीर नहीं होता। लेकिन मैंने उसके ख्वाबों को इज्जत की और कहा कि ज़रूर ऐसा ही होगा। उसने कहा कि तुम बड़ी खूबसूरत हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हें अपनी बीवी बनाकर मैं बड़ा खुश हूँ, और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे नसीब से मेरा नसीब चमक जाएगा और हम बहुत अमीर हो जाएंगे। जब मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे, तब जो तुम कुछ कहोगी मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा। तुम्हें अपने दिल की घर की रानी बना कर रखूँगा। कहते हैं कि आदमी चाहे खूबसूरत ना हो, लेकिन अगर अच्छी बातें करना जानता हो तो औरत का दिल जीत ही लेता है। मेरे पति के अंदर भी यही अच्छाई थी, उसने भी मेरा दिल जीत लिया। मैं बड़ी खुश थी। मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए था, ऐसा ही पति चाहिए था जो मेरी तारीफ़ करे, मेरे हुस्न की तारीफ़ करे और मुझे पाकर ऐसे समझे कि जैसे उसने कोई कीमती चीज़ पाली हो। मेरे पति के साथ ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि वे अक्सर होटल से खाना लेकर आया करता। एक दिन जब पहली बार खाना लेकर आया तो मैंने कहा, ये क्या है? उन्होंने कहा कि रोज़ काफ़ी सारा खाना बच जाता है और हम लोग खाना अपने घर ले जाते हैं। और उसके बारे में एक बात मशहूर है, इस होटल के मालिक को दुआ लगी हुई है। कहते हैं कि जो भी होटल का खाना खाता है, उन मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो जाता है। मुझे अपने पति की ऐसी मासूम बातों पर बहुत प्यार आता। मैंने कहा कि ठीक है, जैसा भी हो, हमें तो खाना ही चाहिए। उसने कहा, नहीं, इस खाने को तुमने यही समझ कर खाना है कि जब हम खाना खाएंगे तो हमारी मोहब्बत बढ़ जाएगी। वैसे इस खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च हुआ करती थी, लेकिन मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करके खा लेती। लेकिन मैंने खाना खाया तो मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो मेरा पति काम पर भी जा चुका था। शायद उसने रात का बचा हुआ खाना ही गर्म करके खा लिया।
क्योंकि ठंड का मौसम था, पर मुझे उठाना तो चाहिए था। मुझे बहुत अजीब लगा। जब रात को घर आए तो मैंने कहा कि माफ़ करना, मैं सुबह सोती रह गई। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम सोई हुई बड़ी अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें जगाना ज़रूरी नहीं समझा। तुम तो हर तरह से खूबसूरत लगती हो। मैंने कहा कि तुम्हें तो तारीफ़ करने में डिग्री मिलनी चाहिए। मेरा पति मेरे लिए रोज़ खाना लेकर आता और वे खाना खाकर मैं ऐसी सोती जैसे मुझे होश ही नहीं होता। एक दिन जब सुबह उठी तो उठते हुए मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया। मैं तो ज़मीन पर ही सोने की आदी थी। यहाँ तो फिर भी हमें चारपाई मिली हुई थी, फिर मेरी कमर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? खैर, मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि मेरी माँ कहती थी कि वे औरत नहीं होती जिसकी कमर में दर्द नहीं होता। मैं घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती। घर बहुत ही छोटा सा था। मेरा पति मेरे साथ बहुत प्यार करता। कभी बारिश आती तो बच्चों की तरह कहता कि बारिश में नहाते हैं। कभी हाथ पकड़ के घर से बाहर निकल जाता। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम रास्ते से कोई चीज़ खा लें या कोई चीज़ पसंद आ जाए तो उसे ख़रीद लें, लेकिन बस एक दूसरे के साथ घूम फिर के खुश हो जाते, या तो कोई सस्ती सी चीज़ लेकर खा लेते और यह दिन यादगार बन जाते। मैं अपनी माँ के घर गई तो मेरी माँ ने कहा कि तेरा चेहरा बड़ा ही बेरौनक हुआ जा रहा है, क्या बात है, कहीं पति से लड़ाई तो नहीं हुई? मैंने कहा कि समीर से कौन लड़ाई करे, वह तो इतना अच्छा इंसान है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने तो गौर नहीं किया। मैं तो आजकल इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि बता नहीं सकती। पूरा दिन खुश रहती हूँ, रात को इतनी सुकून की नींद आती है। मेरी माँ ने कहा कि जिस तरह की बातें कर रही हो, इतनी खुश तेरी शक्ल से तो नज़र नहीं आ रही। मुझे कहीं अंदर अंदर कोई बीमारी तो नहीं हो गई, बुखार तो नहीं आ रहा तुझे? मैंने कहा नहीं माँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आप क्यों परेशान होती हैं? मेरी माँ को तसल्ली नहीं हुई। शायद वे माँ थी, इसलिए मेरी माँ ने कहा कि देख, मैंने तेरे लिए एक चीज़ रखी है। इस कूड़े में से एक बहुत ही खूबसूरत आईना मिला था। उसने कहा कि अपने घर ले जाना। हमारी तो शक्ल इस काबिल नहीं रही कि हम खुद को देख सकें, लेकिन तू ज़रा अपने आप को गौर से देख, तेरे चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं है। मैं इस आईने को घर ले गई और वाकई जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं थोड़ा सा हैरान हुई। मेरी आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ चुके थे और वाकई मेरे चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ ठीक था। मैं अच्छा खाती थी, अच्छा पहनती थी और मेरी नींद भी पूरी होती। जब मैंने एक बात समीर से कही तो उन्होंने कहा कि हर माँ बाप यही समझते हैं कि उनके बच्चे खुश नहीं हैं या फिर उनको कोई परेशानी है। मोहब्बत ज़्यादा करते हैं ना। मेरे से पूछो, तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। मैंने कहा कि मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और टांगों में भी। हो सकता है मेरे साथ कोई परेशानी हो, किसी सरकारी अस्पताल चलते हैं। तो उन्होंने इस बात को टाल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत है, कोई वहम डाल देंगे, कहेंगे कि फला बीमारी है, जबकि होगा कुछ नहीं। तुम मेरी आंखों से खुद को देखो, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हो। और मेरी तारीफ़ करना शुरू हो गए। एक दिन मैं उनके कपड़े धो रही थी तो उनके कपड़ों में से मुझे 10,000 मिले। मैं हैरान रह गई। उनकी कुल तनख्वाह 5,000 थी और अभी तो तनख्वाह मिलने का वक्त भी नहीं था। मैंने वे पैसे वापस कर दिए। उनसे कहा कि हाँ, मेरे किसी दोस्त के हैं, उन्होंने मेरे पास रखवाए थे। अच्छा हुआ कि तुमने कपड़े धोए नहीं तो हमें उसे वापस करने पड़ते। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन उस दिन के बाद मुझे फिर से उनके कपड़ों में पैसे मिले और इस दफ़ा मैं हैरान हुई कि उनके पास ही क्यों बार बार उनका दोस्त पैसे रखता है। और जहाँ तक मैं जानती थी, उनके सारे दोस्त भी इसी तरह गरीब थे, तो फिर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आते थे? मैंने कहा कि जब तक मुझसे मांगेंगे नहीं, मैं उनको ये पैसे नहीं दूंगी। मैंने वे पैसे एक तरफ रख दिए। आखिर में उनकी बीवी थी, इतने सवाल जवाब करने का तो मुझे हक था। उन बीवियों में से नहीं हूँ जो कहती हैं कि पति बस पैसे लेकर आए और जहाँ से मर्जी लेकर आए, बस हमारा खाना पीना पूरा करे। मैं तो अपने पति से सवाल ज़रूर करती कि जो पैसे वे घर में लेकर आ रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं, कहीं वे पैसे गलत कमाई के तो नहीं। अगर हम लोगों ने गलत कमाई का खाना खाया होता तो हमारे लिए क्या मुश्किल था। लेकिन मेरे पापा इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे, धूप हो या सर्दी, कूड़ा उठाया करते थे। इसका मतलब यही था ना कि हम लोगों ने कभी गलत काम की कमाई नहीं खाई।
इसलिए मेरे अंदर ये सवाल करने की ताकत थी, क्योंकि जो लोग गलत काम करके खाते हैं उनके दिल से सवाल करने की चाहत भी खत्म हो जाती है, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। मैंने देखा कि समीर कुछ बेचैनी में फिर रहे थे, इधर उधर कुछ तलाश कर रहे थे। कहने लगे, तुम्हें मेरे कपड़ों से कोई चीज़ तो नहीं मिली? मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई चीज़ नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अच्छा, वे कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने कहा कि कुछ खो गया है क्या, तो मैं मदद कर दूं? क्या चीज़ गुम हो गई है? बताओ मुझे, मैं भी तलाश करती हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लगता मैं होटल में कोई चीज़ भूल आया हूँ और उसको घर में तलाश कर रहा हूँ। 2 दिन गुजर गए, इसने दोबारा मुझसे पैसों के बारे में पूछा ही नहीं। अगर ये किसी के पैसे होते तो वो मुझे फ़ौरन बता देते कि ये परेशानी है, और कोई अपने पैसे किसी के पास रखकर भूल थोड़ी जाता है। इसका मतलब ये कि ये समीर के पैसे थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अब तो इस बात को 2 हफ्ते गुजर गए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मैंने एक दिन समीर को कहा कि मेरी तबीयत बड़ी ख़राब रहती है, कहीं मैं माँ तो नहीं बनने वाली। इस बात पर वे चौंक गए और उन्होंने कहा कि नहीं, तुम माँ नहीं बन सकती। मैंने कहा कि क्या मतलब? उन्होंने इस तरह कहकर बात टाल दी कि जैसे उन्हें यकीन था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और थोड़ा घबरा भी गए। मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? हमारी शादी को 4 महीने हो गए, मैं माँ क्यों नहीं बन सकती? मैं शादी के बाद यही सब कुछ तो होता है, और मैं तो माँ बनना चाहती हूँ। हमारा कौन सा खर्चा है? खाना तो तुम बाहर से लेकर आते हो, जैसे तैसे करके पाल ही लेंगे बच्चे को। मेरी कमर और टांगों में बड़ा दर्द रहता, मेरी शक्ल भी बेरौनक सी हो रही थी। मेरी माँ कहती हैं कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसकी शक्ल बेरौनक हो जाती है, आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ, जब मैंने ये बात की तो वह बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा कि ठीक है, डॉक्टर के पास चलेंगे। पहले तो वे कहते थे कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, लेकिन अब फौरन मान गए। ये बात भी बड़ी अजीब थी, लेकिन मैंने कहा कि चलो मान तो गए। हम लोग अगले ही दिन डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने कहा कि आप टेस्ट करवाएं। टेस्ट की रिपोर्ट आने में आधा घंटा लगेगा। ये सरकारी अस्पताल था। वे बार बार उठ जाता और पूछता कि रिपोर्ट कब आएगी। यहाँ तक कि उसी लेबोरेटरी वाले ने डांट दिया और कहा कि भाई, तुम्हारा मसला क्या है? जब तुम्हें कहा है कि आधे घंटे में रिपोर्ट आएगी, तुम्हें किस बात की बेचैनी है? मैंने उनसे कहा कि क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम तो कहते थे कि तुम्हें बच्चे पसंद हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ अभी बातें नहीं करो, घर जाकर बात करेंगे। जब रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी। हम दोनों ही इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि हमें पहले से पता चल जाता कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। मैं अंदर चली गई और बाहर आई तो उसने मुझे कहना शुरू कर दिया, कितनी देर लगा दी तुमने, जबकि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए ही गई थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ यही बताना था कि मैं माँ बनने वाली हूँ या नहीं। उन्होंने कहा कि क्या कहा डॉक्टर ने? तुम माँ तो नहीं बनने वाली हो। वह तो इस तरह से कह रहे थे कि अगर मैं माँ बनने वाली हूँ तो कोई बड़ी कयामत आ जाएगी। बोलो भी, बताती क्यों नहीं हो? ज़बान पर छाले पड़ गए हैं। मैंने कहा कि किस तरह से बात कर रहे हो? आज तुम्हारी मीठी ज़बान को क्या हो गया? उन्होंने कहा कि मुझे सीधा सीधा बताओ, नहीं तो मैं यहीं पर छोड़कर घर चला जाऊंगा। मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा कि घर जाकर बताऊंगी। वे सारे रास्ते मुझे बातें सुनाते रहे, क्योंकि हम पैदल जा रहे थे। जब घर पहुंच गए तो मैं बाथरूम में चली गई और जानबूझकर मैंने देर लगाना शुरू कर दी। मैं खुद ही बाहर नहीं आ रही थी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। मैंने कहा कि इनको थोड़ा और बेचैन होने देती हूँ, यहाँ तक कि उन्होंने दरवाज़ा ही पीटना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने मुझे गुस्से से कहा कि तुमने क्या ड्रामा बना रखा है, जब तुम्हें इस बात का पता है तो मुझे बता क्यों नहीं देती? मैंने कहा कि नहीं, मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हूँ। शायद मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ अजीब नहीं हो रहा तुम्हारे साथ। मैंने कहा था ये डॉक्टर इसी तरह की बातें करते हैं। जैसे उसे पता चला कि मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ, वह बहुत ज़्यादा तसल्ली से हो गया। उसने फ़ौरन ही मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि बस तुम अपना ख्याल रखो, आज से मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छा खाना लेकर आऊँगा।
तो तुम ठीक हो जाओगी। मुझे मेरे पति का रवैया कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी तक तो ये समझने लगी थी कि शायद मैं इस शख्स को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन आज इसने जिस तरह का रवैया पेश किया, मैं हैरान रह गई। रात को फिर से मेरे लिए खाना लेकर आया और मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने कहा कि क्या तुमको बच्चे पसंद नहीं? उसने कहा कि पागल, मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे पैदा हों, लेकिन इस गरीबी की ज़िंदगी में नहीं। मैंने कहा कि हम लोग जो भी कर लें, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना अमीर हो जाएंगे कि हमारे पास भी बहुत बड़ा बंगला और गाड़ी आ जाएगी। उसने कहा कि नाउम्मीद की बातें नहीं करो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी जेब में 20 रुपए भी नहीं होते, लेकिन वे फिर भी बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो फिर हम अमीर क्यों नहीं हो सकते? मैंने कहा कि सीधे रास्ते से इस तरह कोई अमीर नहीं होता। 2 वक्त की रोटी पूरी करना ही इतना ज़्यादा मुश्किल है। मेहनत की कमाई से सिर्फ पेट भरता है। जो ख्वाब तुम देख रहे हो वे सिर्फ गलत कमाई से ही पूरे होते हैं। इस बात पर वे खामोश हो गए और उसने कहा कि इस बात को छोड़ दो। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। मैंने कहा कि मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा। वैसे भी तुम मुझे इतनी जल्दी खाना खिला देते हो और पता नहीं इस खाने में ऐसा क्या होता है, मुझे एकदम ही नींद आ जाती है। इसका कहना था कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो नींद आ जाती है और तुम्हें खाना खाना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है। उसने कहा कि तुम्हें फिर भी खाना पड़ेगा। मैंने कहा क्या मतलब है खाना पड़ेगा? नहीं भूख तो मैं खाना क्यों खाऊं? इस बात पर भी वह घबरा गया और उसने कहा खाना खराब हो जाएगा तो कौन खाएगा? मौसम बदलने लगा है। तुम्हें पता तो है हम गरीबों के पास फ्रिज नहीं है। अगर हमने खाना नहीं खाया तो ये खाना खराब हो जाएगा। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। अब ठंड का मौसम जा रहा है। मैंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया और उसके बाद वही हुआ जो होना था। मैं बहुत गहरी नींद सो गई। मुझे तो ये समझ नहीं आता था कि मैं इतना अच्छा खाना भी खाती थी और नींद भी पूरी करती थी, फिर मेरे साथ इतने मसले क्यों बन रहे थे। मैंने कुछ दिन अपने पति से सवाल जवाब करना छोड़ दिया। जो वह खाना लाता मैं चुपचाप खा लेती, जो बात करता उस पर मुस्कुरा देती तो उसका मूड भी अच्छा हो गया और फिर वह मेरी तारीफ़ करने लगा। लेकिन मैं ऐसे कैसे बिताती कि मेरे साथ कोई ना कोई परेशानी थी। शायद मुझे कोई अंदर ही अंदर की बीमारी में पकड़ लिया था, जो मेरे अंदर बिल्कुल ही पहले वाली बात नहीं रही। डॉक्टर भी यही कह रहे थे कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हैं। उसने तो ये भी कहा था कि तुम्हारा बच्चा तो नहीं होने वाला है, लेकिन अगर इसी तरह तुम्हारी सेहत रही तो तुम्हारा बच्चा होगा भी नहीं। इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। आहिस्ता आहिस्ता मैं ये नोट करने लगी कि जिस दिन मैं खाना खाने से इनकार करती हूँ या कहती कि मैंने नहीं खाना या कम खाती तो मेरा पति मेरे पीछे पड़ जाता और मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता। कहता था कि खाना क्यों नहीं खा रही हो। एक दिन तो ऐसा हुआ कि जब वह खाना लेकर आया तो खाना थोड़ा ख़राब था क्योंकि गर्मी आ चुकी थी। मैंने कहा कि ये खाना खाने के काबिल नहीं है। उसने कहा कि पेट में जाकर सब कुछ एक जैसा हो जाता है, चुपचाप खा लो। मैंने कहा कि मैं ख़राब खाना क्यों खाऊं? पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसको खाने से मैं बीमार हो जाऊंगी। उसने कहा कि थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खाने से बीमार नहीं होगी और उसने मुझे ख़राब खाना ही खिला दिया। वह खाना इतना ज़्यादा ख़राब तो नहीं था, लेकिन उसकी बदबू बहुत आ रही थी। मैं हैरान थी कि वह मुझे इतना ज़्यादा क्यों खिलाता है और उसका सारा ख्याल खाने पर ही क्यों होता है। अब तो मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मुझे ऐसा लगता कि होटल का खाना खाकर मेरा लीवर ख़राब हो जाना था। मैंने उसे कहा कि वह मुझे सब्जियां दिला दिया करे, मैं घर पे पका लिया करूँगी। घर का खाना खाने से इंसान बीमार नहीं होता। उसने कहा घर पर खाना पकाना हो तो कई चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं। तुम्हें पक्की पकाई चीज़ें मिल रही हैं और तुम नखरे दिखा रही हो, फिर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। देखो इस तरह नहीं करो, फिर कहोगी कि पहले ही अच्छा था। कम से कम खाना तो पका पकाया मिल जाता था। एक दिन मैं अपने पति के बक्से की सफाई करने लगी तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसके अंदर तो इतने पैसे थे जितने मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। मैं हैरान थी, इतने सारे पैसे उनके पास कहाँ से आ गए। जब मैंने पूछा तो उसने वही जवाब दिया कि मेरे किसी दोस्त ने मेरे पास रखवाए हैं। मैंने कहा कि तुम्हारा कौन सा दोस्त इतना ज़्यादा अमीर है और तुम पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा नहीं करता। उसने कहा कि क्यों मैं भरोसे के काबिल नहीं हूँ। मैं इस बात पर खामोश हो गई क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक दिन मैंने पक्का इरादा कर लिया
कि मैंने आज खाना नहीं खाना, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। फिर मुझे पता था कि अगर मैं इनकार करती तो फसाद बन जाता और वह मेरे पीछे पड़कर मुझे खाना खिला देता। इसलिए मैंने एक्टिंग की कि जैसे मैंने खाना खा लिया है, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया और हम लोग सोने के लिए लेट गए। अजीब बात थी कि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे तो रोज़ नींद आती थी, वह भी ऐसी कि मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब सोई, लेकिन आज मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। इसका मतलब कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी, क्योंकि आज ही मैंने खाना नहीं खाया और नींद मेरी आंखों से बिल्कुल गायब थी, लेकिन मैं सोने की एक्टिंग कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरा पति उठा और बाहर चला गया। मुझे लगा कि बाथरूम में गया है, लेकिन ये देखकर हैरान रह गई कि वह घर से ही बाहर निकल गया। आधा घंटा गुजर गया, वह वापस नहीं आया। मैं उठकर बाहर जाने लगी, मुझे हल्की आवाज़ आई तो मैं फिर सोने की एक्टिंग करने लगी। वह वापस आ गया, लेकिन मैं यह महसूस करके हैरान हो गई कि वह अकेला नहीं था, उसके साथ और आदमी थे। उसने कहा कि ये लो साहब, मैंने वादा किया था, लिस्ट तो बड़ी लंबी थी लेकिन आपका नंबर जल्दी आ गया, इसलिए एक्स्ट्रा पैसे लूँगा। उसने कहा कि जितना मर्जी पैसे ले लेना। वो अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे थे। ये कौन था, मेरे कमरे में क्या कर रहा था, मेरा पति उससे क्या बात कर रहा था? समझने में मुझे अब आसानी हुई जब मेरा पति कमरे से बाहर चला गया और किसी ने दरवाजे को बंद कर दिया और मेरे बिस्तर के ऊपर आकर बैठ गया। मैंने आँख खोली तो मेरा पति नहीं था। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और वहाँ रखी हुई प्लेट उठाकर उस आदमी के सर पर दे मारी, क्योंकि वे मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसको चोट लग गई और वह अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भाग गया। मुझे सारी कहानी समझ आ गई। मेरा पति कमरे में आया तो मैंने उसे कहा कि अच्छा, ये सब कुछ कर रहे थे तुम मेरे साथ, मुझे बर्बाद करके तुम अमीर होना चाहते थे। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मुझे समझ आ गया था कि क्या कुछ हो रहा था। तभी मेरी तबीयत खराब हो रही थी और तभी मेरा पति इस बात को लेकर परेशान था कि मैं माँ बनने वाली तो नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं माँ बनने वाली होती तो वह बच्चा मेरे पति का तो नहीं होता। मैं वहाँ से आधी रात को ही भाग उठी और अपने घर चली आई। अपने माँ बाप को ये सब कुछ बता दिया। हम लोग वैसे तो गरीब थे, लेकिन अपनी इज्जत तो नहीं बेच सकते। सुबह ही पुलिस के पास चले गए और पुलिस को ये सब कुछ बता दिया। मेरा पति ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता था, उसने मुझे छोड़ देने का फैसला किया और पुलिस को भी कुछ दे दिलाकर छूट गया, लेकिन मेरी ज़िंदगी से निकल गया। मेरे साथ जो भी हुआ वह बहुत बुरा हुआ। मैंने उस आदमी को अपना सब कुछ मान लिया और वह मुझे ही इस्तेमाल कर रहा था। वह खाने में नींद की दवाई मिला कर देता और उसके बाद मेरे लिए ग्राहक लेकर आता। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वे मेरे साथ ऐसा करेगा। अभी भी इसके बारे में मैं सोचती हूँ तो खून खौलने लगता है। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान हो गए और हम गरीब लोग हैं, इतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब तो किसी पर भरोसा करने का दिल ही नहीं करता। अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ, जो भी रूखी सूखी मिलती है खा लेती हूँ, लेकिन इज्जत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। काश कि मेरे माँ बाप ने इतनी घटिया इंसान के साथ मेरी शादी न करवाई होती, लेकिन उनको क्या पता था कि ये इंसान ऐसा निकलेगा। इंसान के साथ जब तक आप रहते रहीं, आपको पता नहीं चलता वे कैसा है। बस जो मेरे साथ हुआ वे किसी के साथ भी ना हो, मेरी तो यही दुआ है। पर जिस तरह से मैं मेरी तारीफ़ किया करता, मुझे महसूस करवाता कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। उसने मेरे साथ कितने अच्छे पल गुजारे थे, वे सब मुझे अभी भी याद आते हैं। मुझे तो ऐसा लगा मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आ गया है जो हमेशा मुझे खुश रखेगा और जिसके साथ मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन मैंने जिसको अपने दिल से सबसे ज़्यादा करीब समझा, उसी ने मुझे धोखा दिया, और धोखा भी ऐसा कि जिसको कोई माफ़ी नहीं हो सकती। दिल के किसी कोने में आज भी समीर के लिए प्यार था, जो मुझसे मोहब्बत का नाटक करता था, लेकिन असल में वो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं था, और यह सोच मेरे दिल से कभी भी नहीं निकलेगी। मुझे अपनी बदकिस्मती पर बहुत अफसोस है। धन्यवाद दोस्तों।